गाइज अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर आज ही चाहिए तो 300 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स कर दीजिएगा। चैप्टर 54। आज उसकी वजह से उसके दादू की आंखों में पानी था और ये चीज प्रेमम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर्द आवाज में बोला, दादू मुझे आपकी आंखों में फिर कभी पानी नहीं दिखना चाहिए। आपको मेरी शादी देखनी है ना, फाइन इस महीने के लास्ट तक आपके घर में पोता बहू ले आऊंगा। उसके बाद में प्रेमम रायजादा रहेगा लेकिन उसके अंदर का इंसान मर चुका होगा। ये कहकर वो तुरंत वार्ड से बाहर निकल गया। वही दादू और रोनित उसकी लास्ट लाइन उसकी तरफ देखते ही रह गए। दादू ने रोनित की तरफ देखकर पूछा, प्रेमम की लाइफ में कोई और लड़की है क्या जिससे वो शादी करना चाहता है? ये सुनकर रोनित ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं सर की लाइफ में मेरे ख्याल से कोई लड़की नहीं है। मैंने आज तक इन्हें किसी के साथ नहीं देखा। ये सुनकर दादू ने एक गहरी सांस भरी और धीमी सी आवाज में बोले, फिर ठीक है। आई नो कि इसे अभी हमारा फैसला गलत लगेगा लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। हर इंसान को लाइफ में पार्टनर की जरूरत होती है और प्रेमम को भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुनना होगा। उनकी ये बात सुनकर रोनित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी डोर की तरफ देख रहा था जहां से प्रेमम गया था। इधर प्रेमम पार्किंग एरिया में आया तभी उसकी नजरें अमीका की कार पर पड़ी। अमीका कार के अंदर बैठी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। शायद कुछ खराबी हो गई थी कार में। अमीका बार बार कार स्टार्ट करने के लिए की को घुमा रही थी तभी उसकी नजरें प्रेमम पर पड़ी जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकराई तो एक पल के लिए दिल तेजी से धड़क उठा, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हल्की हवा विंडो से अंदर आ रही थी जिसमें अमीका के रेशमी बाल उड़ते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी अचानक उन दोनों के कानों में कार के हॉर्न की आवाज पड़ी जिसे सुनकर प्रेमम ने अपनी नजरें अमीका से हटा ली और अपनी कार की निकाल कार की तरफ चला गया। अमीका की नजरें अभी भी प्रेमम पर टिकी थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के एकटक उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और अपना फोन निकाल अपने असिस्टेंट को न्यू कार हॉस्पिटल में लाने का बोल कॉल कट कर दिया। तभी प्रेमम अपनी कार लेकर उसकी तरफ आया। उसने कार को अमीका के बगल में रोका और सामने देखते हुए हॉर्न बजाने लगा। उसकी कार के हॉर्न की आवाज सुनकर आसपास खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे लेकिन प्रेमम को किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। अमीका ने एक नजर आसपास देखा और फिर धीरे से बोली, अब इन्हें क्या चाहिए? क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? ये कहते कहते अचानक ही वो चुप हो गई। ठीक उसी वक्त उसके फोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। अमीका की नजरें अपने फोन में आए हुए मैसेज पर टिक गई जो उसके असिस्टेंट का था और उसमें लिखा था कि मैम रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए आने में 1 आवर लग जाएगा। उसका मैसेज पढ़कर अमीका ने एक गहरी सांस भरी और नजरें घुमा प्रेमम की कार की तरफ देखा जो अभी भी उसके बगल में रुकी हुई थी और वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। अमीका ने मुंह पर मास्क पहना और अपनी कार से बाहर निकल सीधा प्रेमम की कार के अंदर आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही प्रेमम ने हॉर्न बजाना एकदम से बंद कर दिया और कार को आगे बढ़ा दिया। अमीका ने प्रेमम की तरफ देखा और धीरे से बोली, आप इतनी देर से मेरे लिए हॉर्न बजा रहे थे? उसका सवाल सुनकर प्रेमम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा ड्राइविंग कर रहा था। प्रेमम का खुद को इग्नोर करना अमीका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगी। कार में एकदम शांति छाई हुई थी। कुछ पल बाद अमीका ने फिर से प्रेमम की तरफ देखा और इस बार हल्के गुस्से के साथ बोली, जब कुछ बोलना ही नहीं था तो साथ में लेकर क्यों आए? इससे अच्छा तो मैं किसी टैक्सी में चली जाती। कम से कम इतना ऑकवर्ड तो फील नहीं होता। वेयर टू गो? प्रेमम ने अमीका की बात बीच में काट बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए कहा।
उसका सवाल सुनकर अमीका का मुंह एकदम से बंद हो गया। उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, रेंज होटल। उसका जवाब सुनकर प्रेमम की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। वो भी रेंज होटल ही जा रहा था जहां रूपाली उसका वेट कर रही थी। देवेंद्र जी ने उन दोनों के लिए डेट प्लान की थी। प्रेमम आना तो नहीं चाहता था, लेकिन देवेंद्र जी की जिद की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। अमीका कुछ सोचते हुए बोली, अगर आप कहीं और जा रहे हो तो मुझे यही उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से कि अब तो वो शायद उससे कुछ कहेगा, लेकिन प्रेमम ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कार रोकी और नहीं अमीका से बात कर रहा था। वही प्रेमम के कुछ नहीं बोलने से अमीका को अपने दिल के किसी कोने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका बहुत करीबी उससे दूर जा रहा हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 55। अमीका कुछ सोचते हुए बोली, अगर आप कहीं और जा रहे हो तो मुझे यही उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से कि अब तो वो शायद उससे कुछ कहेगा, लेकिन प्रेमम ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कार रोकी और नहीं अमीका से बात कर रहा था। वही प्रेमम के कुछ नहीं बोलने से अमीका को अपने दिल के किसी कोने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका बहुत करीबी उससे दूर जा रहा हो। तभी प्रेमम ने कार को एकदम से ब्रेक लगा रोका, जिसके लिए अमीका तैयार नहीं थी और उसे आगे की तरफ झटका लगा। उसका सर डेस्क बोर्ड से टकराता उससे पहले ही प्रेमम ने अपना हाथ आगे कर उसके सर के नीचे रखा दिया, जिससे अमीका का सर उसकी हथेली से टकरा कर बच गया, वरना उसे बहुत बुरी तरह चोट लगती। अमीका ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और प्रेमम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने एकदम से ब्रेक लगा कार को रोका था। अमीका अभी भी वैसे ही झुकी हुई थी। प्रेमम ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे सीधा करते हुए फ्रिक भरी आवाज में कहा, आई यू ओके? आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतना ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए ना कि कार में बैठकर सीट बेल्ट पहन ले। अमीका ने नजरें उठा उसके चेहरे को देखा। प्रेमम के चेहरे पर उसे खुद के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसके फेस पर अनजाने में ही हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ बोली, रिलैक्स प्रेमम, मैं ठीक हूँ। आप बेवजह इतना टेंशन ले रहे हो। उसका जवाब सुनकर प्रेमम ने एक गहरी सांस भरी और उसके कंधों पर से अपने हाथ उठा अपनी तरफ का डोर ओपन कर बाहर आ गया। प्रेमम अमीका की तरफ आया और उसकी तरफ का डोर ओपन कर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखने लगा। अमीका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर कार से बाहर आकर जैसे ही प्रेमम से कुछ बोलने को होती है, तभी उसकी नजरें रूपाली पर पड़ी, जो अपनी कार के पास खड़ी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। रूपाली ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर खूब सारा मेकअप कर रहा था। पैरों में हाई हिल्स, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था, होंठों पर गहरी रेड लिपस्टिक, एक हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था। ओवल वो बाकी दिनों से अच्छी लग रही थी। अमीका की नजरें जैसे ही रूपाली पर पड़ी तो उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसे शायद समझ आ गया था कि प्रेमम भी रेंज होटल ही आया है रूपाली के साथ डेट पर। ये सोचते ही अमीका ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। तभी रूपाली तेज कदमों से प्रेमम के पास आई और जल्दी से उससे चिपकते हुए उसके हाथ में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, बेबी आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। ये कहते हुए उसने अमीका को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे कि उसने अमीका को देखा ही नहीं हो। अमीका की नजरें रूपाली के उस हाथ पर टिकी थी जो इस वक्त प्रेमम के हाथ को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। रूपाली का खुद से चिपकना प्रेमम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने अपना हाथ रूपाली से छुड़वाया और उसकी तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, डोंट टच मी, और अपना ये बेबी बाबू किसी और के साथ करना। मुझे ये सब नहीं पसंद और मुझसे 4 कदम की दूरी पर रहना।
ये सब कहते हुए वो बुरी तरह रूपाली को घूर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि अब अगर रूपाली ने फिर से उसे टच किया तो वो उसकी यही जान ले लेगा। वही रूपाली जो अमीका को ये दिखा रही थी कि प्रेमम रायजादा सिर्फ उसका है, इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी उसका फ्योंसे है। लेकिन प्रेमम ने तो उसके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी, जिससे रूपाली का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, प्रेमम आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सुनकर इस बार प्रेमम का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया। वो अपने दांत पिसते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ डेट पर आया हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझसे दूर रहकर ही बात करो। ये बोलकर वो बिना अमीका की तरफ देखे सीधा होटल के अंदर चला गया। प्रेमम के बिहेव से रूपाली को उस पर गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन वो पैसों के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। रूपाली ने एक नज़र अमीका को देखा और फिर उसे एक शैतानी पास कर प्रेमम के पीछे चली गई। उसे प्रेमम के पीछे जाता देख अमीका ने करके अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा है जो प्रेमम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वरना फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती। इस बार मुझे प्रेमम के पास नहीं जाना है। खुद से ये सब कहते हुए वो खुद को ही शांत कर रही थी, जबकि उसका दिल तो अभी भी शांत नहीं था। उसके दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था, वो सुकून जो उसे चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 56। उसे प्रेमम के पीछे जाता देख अमीका ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा है जो प्रेमम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वरना फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती। इस बार मुझे प्रेमम के पास नहीं जाना है। खुद से ये सब कहते हुए वो खुद को ही शांत कर रही थी, जबकि उसका दिल तो अभी भी शांत नहीं था। उसके दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था, वो सुकून जो उसे चाहिए था। रूपाली को प्रेमम के साथ सोच सोचकर ही अमीका का चेहरा काला पड़ गया था। तभी अचानक से पीछे से ऋषि की आवाज आई, मैम मिस्टर माहेश्वरी आ गए हैं। वो अंदर आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर अमीका ने सर घुमा एक नज़र ऋषि को देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला सीधा होटल के अंदर चली गई। अमीका अंदर आई, तभी उसकी नजरें वीआईपी एरिया में बैठे प्रेमम और रूपाली पर पड़ी। वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहा था। प्रेमम का सारा ध्यान अपने फोन में था, तो वही रूपाली इंटेंस नजरों से बेशर्मों की तरह उसे घूर रही थी। प्रेमम को इस तरह रूपाली का देखना अमीका को गुस्सा दिला रहा था। वो अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए सीधा लास्ट वाली टेबल के पास आकर बैठ गई, जहां एक आदमी जिसकी एज 50 के आसपास थी वो पहले से बैठा हुआ था और साथ में उनके साथ उनका बेटा अभिमान महेश्वरी भी बैठा था। अमीका को देखकर मिस्टर माहेश्वरी खड़े हुए और उससे हैंड शेक करते हुए बोले, हेलो मिस रायचंद, नाइस टू मीट यू। अमीका ने उनसे हैंड शेक किया और हल्की सी स्माइल पास कर दी। अभिमान ने जब से अमीका को देखा था तभी से वो उसमें खो गया था। वो एकटक अमीका के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। ऋषि चुपचाप उनके पीछे खड़ा था। ऋषि ने अमीका के लिए चेयर खिसकाई। अमीका चेयर पर बैठ गई और ऋषि के हाथ से फाइल ले ली। प्रेमम ने फोन से नजरें हटा चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें अमीका पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखों में सुकून उतर आया। लेकिन तभी उसकी नजरें अभिमान पर पड़ी और उसे इस तरह अमीका को देखता देख उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने टेबल के नीचे कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली और गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई। वो एकटक अपनी सर्द नजरों से अभिमान को घूर रहा था। इन सबसे अनजान अभिमान अभी भी अमीका को देखे जा रहा था।
प्रेमम को खुद की तरफ ना देखकर किसी और जगह देखता देख रूपाली ने भी नजरें घुमा कंफ्यूजन से उस तरफ देखा और तभी उसकी नजरें अमीका के साथ बाकी सब पर पड़ी। प्रेमम को अमीका की तरफ देखता देख रूपाली गुस्से से पागल होने लगी। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो सब इसके पीछे पड़े हुए है? इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को इसमें क्या नजर आता है। रूपाली ने नफरत और जलन से अमीका को देखते हुए मन ही मन कहा। उसने भी अभिमान की नजरों को नोटिस कर लिया था, जिससे रूपाली को अमीका से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी, क्योंकि अभिमान भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसे इस तरह अमीका की तरफ देखता देख रूपाली को अमीका की खूबसूरती से जलन होने लगी थी। वो मन ही मन खुद को समझा रही थी कि वो अमीका से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन असल में अमीका रूपाली से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर अमीका ने नजरें उठा अभिमान को देखा, जो अभी भी बेशर्मों की तरफ उसके चेहरे, गर्दन और चेस्ट को देख रहा था। उसे खुद की तरफ इस तरह देखता देख अमीका का चेहरा भी काला पड़ गया। वो अपनी कोल्ड टोन में उससे बोली, आई थिंक मिस्टर माहेश्वरी आपका ध्यान काम में नहीं है। अगर आप काम के लिए यहाँ नहीं आए हो तो उठकर जा सकते हो। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो बिना काम करने वाले इंसान के साथ ये डील कर सकूं। लास्ट लाइन उसने अभिमान के डैड की तरफ देखकर कही। अमीका की इतनी ठंडी आवाज सुनकर अभिमान की रीढ़ की हड्डी के एक सहरन सी दौड़ गई। वो एकदम से हड़बड़ा गया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, आई एम सॉरी। जब सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो तो काम में ध्यान कैसे लग सकता है? आप सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने आज से पहले आपकी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं, उसने बेशर्मी से कहा। उसका ये जवाब सुनकर अमीका ने जोर से टेबल पर अपना हाथ पटका और गुस्से से बोली, निकलो अभी के अभी वरना यही जान से मार दूंगी। आद्रिका गुस्से में हांफते हुए बोली, निकल जाओ यहाँ से वरना जान से मार दूंगी। वहीं उसकी ऐसी आवाज सुनकर अभियान डर से कांप गया, मगर अभी भी वह वहां से हिला नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 57। और बिना किसी शर्म के अभी भी एकटक आद्रिका के चेहरे को निहारने लगा। तभी आद्रिका, जिसके चेहरे पर पहले से गुस्सा ही था, वह और भी काला पड़ गया। अभी वह कुछ और बोलती इससे पहले ही किसी ने अभियान की गर्दन पकड़कर उसको कुर्सी से बाहर पटक दिया, जिससे अभिमान की एक दर्दनाक चीख निकल गई। वहीं उसकी चीख सुनकर आद्रिका ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त प्रखर किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसकी आंखें बेहद लाल, जैसे उनमें खून उतर आया हो वैसे लग रही थी। उसके हाथों के बाइसेप्स में नसें दिख रही थी। रूपाली दौड़ते हुए आई और प्रेमम का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्रेमम आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे। तभी प्रेमम ने अपनी कोल्ड नजरों से रूपाली को देखा, जिसे रूपाली 2 कदम पीछे हो गई। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, मगर वह नफरत से आद्रिका को देखने लगे। तभी आद्रिका प्रेमम के पास आने लगी और उससे बोली, मिस्टर रायजादा, यह आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे। मगर प्रेमम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभियान का कॉलर पकड़ा और उसे खड़ा किया और 2-3 थप्पड़ों जड़ दिए, जिससे अभिमान के आगे के 2 दांत बाहर आ गए। उसके जबड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगा, मगर प्रेमम यहीं पर नहीं रुका। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और दोनों हाथों को तोड़ दिया, जिससे वहां अभिमान की दर्दनाक चीख फिर से गूंज गई। आद्रिका आगे बढ़ने लगी, जिससे प्रेमम ने उसे घूर कर देखा और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, डाल जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। प्रेमम की इतनी भयानक बातें सुनकर आद्रिका अपनी जगह पर रुक गई और डर से प्रेमम को देखने लगी, क्योंकि आज से पहले प्रेमम को का गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता था, मगर आज प्रेमम बिल्कुल किसी मौत के देवता जैसा लग रहा था। अभिमान के डैड मिस्टर माहेश्वरी प्रेमम के आगे गिंगिंगाने लगे, मगर प्रेमम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभिमान के हाथों की उंगलियां तोड़ना स्टार्ट किया,
जिससे अभिमान दर्द से छटपटा रहा था। मगर कोई भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रेमम के आसपास का ऑरा इतना ज्यादा भयानक हो गया था कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये सब करने के बाद प्रेमम ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने पैर को उसके मुंह पर रखकर उसके चेहरे पर अपना पैर मसलने लगा, जिससे अभिमान का चेहरे पर टूटी कांच के टुकड़े अभिमान के आंखों में उसके गालों पर धंसने लगी। मगर इससे प्रेमम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह अपने दबाव को और ज्यादा उसके चेहरे पर करने लगा। प्रेमम का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने टेबल से एक नाइफ उठाई और अभिमान के पूरे शरीर पर उस नाइफ से वार करने लगा। अभिमान तो 4 वार में ही मर गया, मगर प्रेमम ने तब भी उसे जाने नहीं दिया और वह उसको तब तक मारता है जब तक उसके शरीर के छोटे छोटे पीस ना हो गए। रूपाली यह सब देखकर बेहोश हो गई, मगर आद्रिका को डर तो लगा, मगर इतना फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रेमम को अपनी तरफ खींचा और उसको वहां से खींचते हुए ले गई। वहीं मिस्टर माहेश्वरी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सदमे में चले गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। किसी ने पुलिस को वहां पर बुला लिया, मगर जैसे ही पुलिस वालों ने सुना कि यह सब प्रेमम रायजादा ने किया है तो वह लोग कुछ नहीं बोले और उन्होंने डेड बॉडी ली और वहां पर सब कुछ साफ कर वहां से निकल गए। इधर आद्रिका ने प्रेमम का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए बोली, क्या पागलपन था ये मिस्टर रायजादा? पागल हो चुके हैं क्या आप? यह क्या हरकत थी? जिस पर प्रेमम आद्रिका के बालों को मुट्ठी में भींचते हुए बोला, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें उस नज़र से देखने की, और तुम्हें पता था ना वह तुम्हें कैसी नज़रों से देख रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली क्यों डॉल बताओ। इस बार वह चिल्लाते हुए बोला, जिससे एक बार को आद्रिका भी डर गई। फिर खुद को शांत करते हुए बोली, तो आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर रायजादा? आप तो अपनी फियांसे के साथ वैसे भी डेट पर आए थे ना, तो जाइए उसके साथ एंजॉय कीजिए। आप मेरे मैटर पर क्यों हर बार पंगते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता। साबित क्या करना चाहते हैं आप? अभी समझ आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से आप अपनी ईगो में आकर किसी भी इनोसेंट की जान ले ले, ताकि मुझे आपको रिजेक्ट करने का अफसोस हो। वहीं आद्रिका की ऐसी बातें सुनकर प्रेमम का दिमाग खराब हो गया और उसने एक मुक्का दीवार पर दे मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और खून पानी की तरह बहने लगा। उसके चेहरे पर पहले ही अभिमान का खून था, जिससे वह बहुत भयानक लग रहा था, मगर अभी वह लगातार अपने हाथ को दीवार पर मारने लगा, जिससे आद्रिका हैरान रह गई। वह प्रेमम का पागलपन देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। आद्रिका प्रेमम का हाथ पकड़ते हुए बोली, बंद कीजिए यह पागलपन। मगर प्रखर नहीं रुका, वह लगातार अपने हाथों को दीवार पर मारने लगा, मगर उसकी आंखें आद्रिका की आंखों में देख रही थी। वो बोला, डॉल बताओ यू लव मी, मगर आद्रिका कुछ नहीं बोली, जिससे प्रेमम और तेजी से अपने हाथ को दीवार पर मारने लगा, जिससे उसका खून काफी तेजी से बह रहा था। अब यह सब देखकर आद्रिका को सहन नहीं हो रहा था और वह जोर जोर से रोने लगी। वहीं उसको रोता देखकर प्रेमम ने अपने हाथ को दीवार पर मारना बंद किया और आद्रिका को अपने सीने से लगा लिया। आद्रिका अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, वह हकलाते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 58। प्रेमम ने आद्रिका को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर अगर तुम मुझे किसी भी लड़के के आसपास नजर आई तो मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा, और हाँ मैं खुद के साथ भी यह सब करूंगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना मेरे कुछ भी करने से? तो ठीक है, इतना बोलकर साइड हट गया। वहीं आद्रिका का रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में गई और गाड़ी लॉक कर रोने लगी। वह अपने मन में बोली, क्यों प्रेमम, क्यों आप हर बार ऐसा करते हैं? मैं आपसे नफरत करना चाहती हूँ, मगर मैं आपसे नफरत कर नहीं पाती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पहले की तरह मैं एक बार फिर से कमजोर हो जाऊंगी। मगर इस बार पहले की तरह कुछ नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं आपसे दूर रहूंगी,
आप मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। इतना बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और वहां से निकल गई। वहीं फिर से आद्विका का अपनी बात का बिना जवाब दिए और खुद को बार बार इग्नोर करता देख उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे आद्विका का बार बार खुद को इग्नोर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कुछ बोलकर वहां से गाड़ी में बैठकर वह भी वहां से निकाल गया। इधर दूसरी तरफ किसी ने रूपाली को अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जिस वजह से थोड़ी देर बाद रूही को होश आ गया और वह इधर उधर देखने लगी। वह खुद को अस्पताल में देखकर हैरान थी, मगर उसे खुशी हुई कि शायद उसे प्रेमम ने हॉस्पिटल में लाया होगा। मगर जब उसने सामने देखा तो वहां पर किसी अनजान शख्स को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई और वह बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? प्रेमम कहाँ है? तुम कौन हो? तभी वो शख्स बोला, मैडम आप होटल पर बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा और वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया। खैर अब मुझे जाना पड़ेगा, मैंने आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, शायद अभी थोड़ी देर बाद वह आपको लेने आते ही होंगे। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। रूपाली को बहुत तेज गुस्सा आया और वह नफरत से बोली, अमीका मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम क्यों मेरी खुशियों के बीच में आते रहती हो? मैं किसी भी हाल में प्रेमम को पाकर रहूंगी। प्रेमम मेरे हैं, सिर्फ मेरे, अगर तुमने मुझसे उन्हें छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले दूंगी। आई हेट यू। आद्विका का आई हेट यू इतना बोलकर सामान पटकने लगी। तभी वहां पर वीर आया। रूपाली को ऐसा करते देख वो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रूपाली तुम ठीक हो ना? यह क्या पागलपन है? जिस पर रूपाली रोते हुए बोली, भाई आद्विका ने मेरा फिर से सब कुछ खराब कर दिया, वह मेरी जगह लेना चाहती है। ये सुनकर वीर की भौहें सिकुड़ गई। वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर रूपाली बोली, भाई आद्विका मेरे प्रेमम को मुझसे छीन रही है। आपको तो पता है ना बचपन से मैं प्रेमम से कितना प्यार करती हूँ। तभी वीर उसे देखते हुए बोला, वह तुमसे प्रेमम को नहीं छीन रही, बल्कि मॉम ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ उसका रिश्ता फिक्स किया, जबकि सबको पता है वह रिश्ता आद्विका के लिए था, ना कि तुम्हारे लिए। खैर छोड़ो यह बातें और घर चलो। इतना बोलकर वह बाहर निकल गया। रूपाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, भाई आप उस घटिया लड़की का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह भी पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चली गई। इधर प्रेमम गुस्से में हॉस्पिटल आया। इस वक्त सभी लोग अस्पताल में मौजूद थे सिवाय अक्ष के। प्रेमम जल्दी से दादाजी के वार्ड की तरफ गया और उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे जहां प्रेमम खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। प्रेमम ने सभी को देखा। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही प्रेमम बोला, मुझे 2 दिन बाद ही सगाई करनी है। इतना बोलकर वह बिना कुछ सुने वहां से निकल गया। सभी लोग हैरानी से प्रेमम को जाते हुए देखने लगे। तभी दादाजी खुश होते हुए बोले, चलो इस नालायक को कुछ तो अक्ल आई, शायद आज इसे एहसास हो गया होगा कि रूपाली इसके लिए परफेक्ट है। इतना बोलकर मुस्कुराने लगे। दादी को दादाजी की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनका मुंह बन गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, वह हमारे प्रेमम के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। प्रेमम के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वह आद्विका है, मगर रूपाली अविका की बेटी है, इस वजह से हम मजबूर है, वरना मैं कभी भी रूपाली जैसी ड्रामेबाज लड़की से अपने पोते की शादी नहीं होने देती। कोई कुछ नहीं बोला, मगर दादाजी बोले, भाग्यवान ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ मैं भी मानता हूँ आद्विका बहुत अच्छी लड़की है, मगर तुम्हें यह सब नहीं बोलना चाहिए। सब जाओ अब एंगेजमेंट की तैयारी करो। इतना बोलकर वह खुश होते हुए बोले, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सच भी था। आद्विका की सर्जरी के बाद उनकी तबीयत एकदम ठीक थी, इसलिए उन्होंने प्रेमम से कहकर अपना डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिया। इधर प्रेमम वहां से अपने प्राइवेट विला चला गया। उसने अपने हाथ जो पहले से ही जख्मी थे उनमें बिना ग्लव्स पहने पंचिंग बैग में पंच करने लगा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्यों?
तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो। हाँ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मगर तुम अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानती हो कि कोई मेरे दिल को मेरे शरीर से निकाल रहा हो। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर फिर भी जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इतनी नफरत से मुझसे बात करती हो, तो मेरे दिल में दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिल को मेरे शरीर से निकाल रहा हो। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर फिर भी जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इतनी नफरत से मुझसे बात करती हो, तो मेरे दिल में दर्द होता है। चैप्टर 59। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर फिर भी जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इतनी नफरत से मुझसे बात करती हो, तो मेरे दिल में दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिल को मेरे शरीर से निकाल रहा हो। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर फिर भी जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इतनी नफरत से मुझसे बात करती हो, तो मेरे दिल में दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिल को मेरे शरीर से निकाल रहा हो। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक चुप रहती हो, एंगेजमेंट होने वाली है। अब तो तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा ना। हालांकि मैं एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अलावा अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं आने दूंगा। मगर डॉल, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना, तुम्हें भी उतना ही तड़पना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं सुन रही हो। इतना बोलकर वहां से बाथरूम की तरफ चला गया। वो वैसे ही शावर के नीचे खंगा हो गया, जिससे उसका खून उस पानी में धुलते हुए नीचे गिरने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक ब्लैक बाथरोब पहनकर बाहर आया। वह इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। उसने जल्दी से एक जीन्स और एक वाइट शर्ट पहनी और अपने हाथों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वह घर ऐसे तो नहीं जा सकता था। वह कमरे से बाहर निकला और पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसकी गाड़ी वहां से रायजादा मेंशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ रूपाली वीर के कार में बैठी हुई थी। वह बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इससे वीर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे तो वीर रूपाली से काफी प्यार करता था, मगर वह गलत में किसी का भी सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी कार रायचंद मेंशन में आकर रुकी, तो वह दोनों अंदर की तरफ चले गए। जेल से आने के बाद कसक काफी बदसूरत से लगने लगी थी, मगर उसने जल्दी ही अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर बना लिया था, वह भी मेकअप से। उसने ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था ताकि वो जवान दिख सके। वैसे वह इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर मेकअप से काफी हद तक काफी खूबसूरत लगती थी। रूपाली भी थोड़ी थोड़ी अपनी मॉम की तरह दिखती थी। तभी कसक जी रूपाली को देखते हुए बोली, तुम्हारी डेट कैसी रही बेटा? जिस पर रूपाली ने एक नज़र सबको देखा और फिर रोते हुए कसक जी से बोली, मॉम मेरी डेट बिगड़ गई, यह सब आद्विका की वजह से हो रहा है। वह चाहती नहीं कि मेरी शादी प्रेमम से हो। उसने अपने मन से एक कहानी बनाई और वह सारी कहानी पूरी फैमिली को बता दी। दादी दादू को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कुछ नहीं बोले और वहां से सीधे अपने कमरे में चले गए। इस बार राजवीर भी कुछ नहीं बोले, मगर कसक गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वह घटिया लड़की, वह है ही मनहूस। जब से इस घर में आई है उसने हमारे घर का सत्यानाश करके रखा है। पहले हम दोनों को जेल भिजवा दिया और अब वह तुम्हारे पीछे पड़ी है। आखिर यह लड़की हमसे चाहती है। इतना बोलकर गुस्से में हाँफने लगी। वीर को पहले से ही कसक जी और राजवीर से नफरत सी हो गई थी। वह थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मॉम अगर आद्विका को इतनी जरूरत होती तो वह कब का सच्चाई बता देती कि रूपाली नहीं, वह अविका रायचंद की बेटी है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह क्यों रूपाली से प्रेमम को छीनना चाहेगी? वैसे भी प्रेमम रायजादा कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिन्हें कोई भी फंसा ले।
जरूर रूपाली को कुछ गलतफहमी हुई होगी, इतना बोलकर वह वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। राजवीर जी को भी यह बात सही लगी और वह भी बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले गए। इधर रूपाली ने जब दोनों को ऐसे जाता देखा तो गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया। वह नफरत से बोली, मॉम हमें कुछ करना पड़ेगा वरना आद्विका मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। इतना बोलकर वो रोने लगी। वहां पर अभी उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी कसक जी बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, अभी सुनैना जी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारी और प्रेमम की एंगेजमेंट 2 दिन बाद के लिए फिक्स कर दी है। बहुत जल्दी शादी और उसके बाद हम इस मनहूस लंकी को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। आजकल इसके कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इस वक्त लगभग रात हो चुकी थी। रायजादा मेंशन में दादाजी भी वापस आ चुके थे, जिससे घर में काफी खुशनुमा माहौल था। राधिका सभी को खाना सर्व कर रही थी, मगर उसके दिमाग में तो अभी भी अक्ष की बातें ही घूम रही थी। उसे अक्ष का प्रेमम के साथ फ्लर्ट करना याद आ रहा था, जिस वजह से वह प्रेमम और अक्ष को सिपेथी से देख रही थी। तभी राधिका खाना सर्व करते हुए जब अक्ष के पास आती है तो वो हिचकिचाते हुए उससे पूछ लेती है कि क्या आप गे हो। जैसे ही सबने यह सुना सब हैरानी से अक्ष और राधिका को देखने लगे। वहीं अक्ष के मुंह से सारा खाना बाहर निकल गया, मगर प्रेमम अभी भी बिना भाव के बैठा हुआ था। तभी राधिका सबको देखते हुए बोली, आप लोग ऐसा रिएक्ट मत कीजिए, उनके हार्मोन्स ही ऐसे होते हैं। प्रेमम भाई और अक्ष जी दोनों ही गे हैं और वो दोनों शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इतना बोलकर मासूमियत से सबको देखने लगी। वहीं प्रेमम हैरानी से राधिका को देखने लगा, वो तो अभी भी सदमे में था। अभी कोई कुछ और बोलता उससे पहले ही फिर से राधिका सिंपैथी जताते हुए आगे बोली, अक्ष जी कोई बात नहीं, अगर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है तो हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ तो इसके बारे में सब पता है, बट आप रॉकस्टार हो और ये न्यूज़ जब दुनिया को पता चलेगी तब थोड़ा। अभी उसने इतना ही बोला था कि अचानक से अक्ष उसके होंठों पर होंठ रखकर उसे किस करने लगा। अक्ष अचानक से किस करने की वजह से राधिका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अक्ष को देखने लगी। वही बाकी सभी लोग मुंह पर हाथ रखकर उन दोनों को देखने लगे। अक्ष के दिल में अचानक से हलचल पैदा होने लगी और उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, मगर उसको यह एहसास काफी अच्छा लग रहा था। मगर तभी जब उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने झटके से राधिका को छोड़ दिया, जिस वजह से राधिका हल्का सा लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जब राधिका और अक्ष ने सामने देखा तो दादी बेहोश गिरी थी और सब उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 60। अक्ष अचानक से किस करने की वजह से राधिका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अक्ष को देखने लगी। वही बाकी सभी लोग मुंह पर हाथ रखकर उन दोनों को देखने लगे। अक्ष के दिल में अचानक से हलचल पैदा होने लगी और उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, मगर उसको यह एहसास काफी अच्छा लग रहा था। मगर तभी जब उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने झटके से राधिका को छोड़ दिया, जिस वजह से राधिका हल्का सा लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जब राधिका और अक्ष ने सामने देखा तो दादी बेहोश गिरी थी और सब उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुनैना जी ने कुछ पानी की बूंदें दादी जी के चेहरे पर छिड़क दी, जिससे थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। इस वक्त वह सोफे पर बैठे हुए थे। तभी राजश्री जी अक्ष और प्रेमम को घूरते हुए बोली, कहीं राधिका सही तो नहीं कह रही है, कहीं तुम दोनों सच में गे तो नहीं हो? अगर ऐसा है तो बता दो, हम तुम्हारे लिए लड़के ढूंढेंगे। जिस पर अक्ष और प्रेमम अपना मुंह खोले राजश्री जी को देखने लगे। दोनों एक साथ बोले, दादी हम दोनों एकदम स्ट्रेट हैं। जिस पर दादी ने दोनों को घूरा और प्रेमम से बोली, तुम जल्दी से शादी कर लो और बच्चे पैदा करो ताकि हमें तुम पर भरोसा हो जाए। और तुम छोटे नवाब जल्दी से जल्दी गर्लफ्रेंड ढूंढो, वरना हम तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। एक सेकंड, अभी तुमने सबके सामने राधिका को किस किया था ना? कहीं यही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर ऐसा है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम अभी रामू से कहकर इसकी कुंडली मंगवाते हैं और फिर जल्द जल्द से तुम दोनों की भी शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा शादी कर देंगे। ये कहते हुए वो अपनी चमकती आंखों से अक्ष को देख रही थी। वही उनकी ये बात सुनकर राधिका मुंह खोले और आंखें बड़ी बड़ी किए उन्हें देखने लगी। अक्ष से शादी और वो कभी नहीं। अगर अक्ष आखिरी लड़का भी हुआ ना तब भी वो उस जैसे अमीरजादे, घमंडी, बेशर्म, जाहिल इंसान से शादी नहीं करेगी। राधिका ने मन ही मन अक्ष को गालियां देते हुए सोचा। तभी अक्ष गुस्से से बोला, ये लड़की मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सीरियसली आप सबको लगता है कि मैं एक नौकर की बेटी से शादी करूंगा? अक्ष रायजादा का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। ये सब कहते हुए वो पूरा गुस्से से कांप रहा था। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर तुरंत वहां से अपने रूम में चला गया। वही उसकी ये नौकर वाली बात सुनकर राधिका की आंखों में हल्की सी नमी भर आई। उसे सबके सामने थोड़ी शर्मिंदगी फील होने लगी। वो बिना कुछ बोले जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग गई। वही बाकी सबको भी अक्ष की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रेमम का चेहरा गुस्से से भर आया था क्योंकि वो राधिका को अपनी छोटी बहन मानता था। उसकी कोई बहन नहीं था, इसलिए हर साल राधिका उसकी कलाई पर रक्षाबंधन को राखी बांधती थी और प्रेमम ने भी हमेशा उसे अपनी छोटी माना है। कुछ देर बाद अक्ष और प्रेमम को छोड़कर सब वापस डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगे। इधर प्रेमम गुस्से से अक्ष के रूम में आया। उसने इधर उधर देखा तभी उसकी नजरें अक्ष पर पड़ी जो बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था। प्रेमम ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसके पास आया और उसका कॉलर पकड़ झटके से अपनी तरफ एक खिंच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अक्ष को ऐसा कुछ होने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ से सिगरेट छुटकर नीचे गिर गई और चेहरा हल्का सा दूसरी तरफ झुक गया। उसने नजरें उठा गुस्से से प्रेमम की तरफ देखा तभी प्रेमम तेज आवाज में बोला, नजरें नीची। अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मुझे घूर सके। बाहर क्या बकवास की तुमने राधिका के बारे में। आज के बाद अगर फिर कभी तुमने उससे इस तरह से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन है मेरी वो, इसलिए उसके साथ तमीज से। अगर उसे पसंद नहीं करता है तो उसे किस क्यों किया। यू नो व्हाट, एक लड़की के मर्जी के बिना उसे छूना और फिर उसके बाद में नॉनसेंस बोलना घिनौना है, नफरत करने लायक है। समझा तू? ये हरकत किसी रायजादा की नहीं, किसी सड़क छाप की लगती है। तू अपने पेशे पर ऐंठ सकता है लेकिन उस वेल्थ से किसी की इज्जत नहीं खरीद सकता। ये कहकर प्रेमम ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और बोला, और राधिका कोई चीप लड़की नहीं है जो तेरी उलझुल हरकतों को बर्दाश्त करेगी। वो मेरी बहन है और अगली बार अगर तूने उसे हर्ट किया तो तेरा ये घमंड मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। ये कहकर उसने गुस्से से अक्ष का कॉलर झटक दिया। प्रेमम की बातें सुनकर अक्ष अपना सर नीचे झुका फ्लोर को घूरते हुए बोला, भाई आपने उस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। अपने छोटे भाई पर, और हमारी कोई बहन नहीं है। उसने मॉम की कोख से जन्म नहीं लिया है जो वो हमारी बहन है। उस लड़की की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया है ना, अब उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अक्ष का जवाब सुनकर प्रेमम अजीब नजरों से उसे देखने लगे, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने एक गहरी सांस भरी और अक्ष के पास आकर उसे हग करते हुए बोला, अक्ष लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तुम राधिका को कुछ नहीं करोगे, वो बहुत अच्छी लड़की है। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अगर तुमने फिर से आज जैसी हरकत की तो आई स्वेयर तुम्हें बेल से कुत्ते की तरह मारूंगा। उसकी ये बात सुनकर अक्ष का मुंह बन गया, लेकिन अचानक ही उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई जो उसके प्रेमम के देखने से पहले छुपा ली। प्रेमम ने अक्ष को खुद से अलग किया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ज्यादा जोर से लगा क्या? चैप्टर 61।
अक्ष का जवाब सुनकर प्रेमम अजीब नजरों से उसे देखने लगे, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने एक गहरी सांस भरी और अक्ष के पास आकर उसे हग करते हुए बोला, अक्ष लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तुम राधिका को कुछ नहीं करोगे, वो बहुत अच्छी लड़की है। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अगर तुमने फिर से आज जैसी हरकत की तो आई स्वेर तुम्हें बेल से कुत्ते की तरह मारूंगा। उसकी ये बात सुनकर अक्ष का मुंह बन गया, लेकिन अचानक ही उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई जो उसके प्रेमम के देखने से पहले छुपा ली। प्रेमम ने अक्ष को खुद से अलग किया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ज्यादा जोर से लगा क्या? उसका ये सवाल सुनकर अक्ष ने उसे घूर कर देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं। उसका जवाब सुनकर प्रेमम के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, ओके, अपना ख्याल रखना है और राधिका से दूर रहना वरना। ये कहते हुए उसने अक्ष को एक वार्निंग लुक दिया और फिर तुरंत उसके रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अक्ष के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अक्ष ने अपने एक हाथ का पंच बना गुस्से से वॉल पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी वॉट आई डू। उसके हाथ से खून बहने लगा था और आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। गुस्से से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अक्ष ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल नीचे आया। इस वक्त लिविंग हॉल में कोई नहीं था। अक्ष मेंशन से बाहर आ सीधा सर्वेंट क्वार्टर चला गया। उसने एक रूम का डोर ओपन किया और बिना नॉक किए रूम के अंदर चला गया। उसने नजरें घुमा इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुन अक्ष ने नजरें घुमा उस तरफ देखा और अपने सामने का नजारा देखते ही वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गया। राधिका अपने बदन पर व्हाइट टॉवेल लपेट वॉशरूम से बाहर निकली। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था और टॉवेल उसकी थाई तक ही आ रहा था। उसके गोरे कंधे भी साफ नजर आ रहे थे। हॉट वाटर से शावर लेने की वजह से उसकी स्किन हल्की लाल हो रखी थी। उसका छोटा सा चेहरा भी लाल पड़ा हुआ था। अक्ष बिना पलके झपकाए एकटक राधिका को देख रहा था। उसकी नजरें राधिका के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधिका ने अभी तक अक्ष को नहीं देखा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अक्ष पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अपनी जगह एकदम से फ्रिज हो गई और अगले ही पल उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई, जिसे सुनकर अक्ष अपने होश में आया। वो जल्दी से उसके पास है और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोला, पागल हो गई हो क्या? चिल्ला क्यों रही हो? सारे घर वालों को बुलाने का इरादा है क्या? ये सब कहते हुए वह बुरी तरह राधिका को घूर रहा था। वही राधिका मासूमियत से टुकुर टुकुर से देख रही थी। राधिका उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक अकेली लड़की के रूम में इस तरह आने की? ओह आई एम सॉरी, एक नौकर की बेटी के कमरे में आने की। आप जैसे लोगों का यहाँ आना सूट नहीं करता है, इसलिए अभी के अभी निकलिए यहाँ से, वरना मैं सच में सबको बुला लूंगी। ये कहते हुए वो जैसे जैसे अक्ष से छूटने के लिए छटपटा रही थी, वैसे वैसे उसका टॉवेल हिलते हुए नीचे की तरफ खिसक आया था, जिससे अब उसकी चेस्ट भी नजर आने लगी थी। तभी टॉवेल एकदम से नीचे खिसक गिरने को होता है, जिसका एहसास होते ही राधिका एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। उसने जल्दी से टॉवेल को पकड़ा, लेकिन अब तक टॉवेल उसकी कमर तक आ गया था। अक्ष अपनी नजरें झुकाए एकटक उसकी चेस्ट को घूर रहा था। राधिका की नजरें जैसे ही अक्ष की नजरों पर पड़ी तो उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। दोनों गाल सुर्ख लाल हो गए। उसने जल्दी से टॉवेल को सही किया और चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म इंसान, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे देखते हुए?
ये सुनकर अक्ष, जिसकी आंखें अब तक डार्क हो चुकी थी, आज तक किसी भी लड़की के पास आने से उसकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन राधिका के पास आते ही उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती थी। उसकी सांसें गहरी होने लगी। राधिका अभी भी बोले जा रही थी, तभी अक्ष ने उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ा और एकदम से उसे वॉल से लगा दिया। राधिका की पीठ वॉल से जा लगी। तभी अक्ष ने उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाए और एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। राधिका के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 62। राधिका की पीठ वॉल से जा लगी। तभी अक्ष ने उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाए और एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। राधिका के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। तभी अक्ष अपने हाथ से राधिका के टॉवेल को निकाल देता है। तभी एक झटके से अक्ष के गाल पर राधिका का थप्पड़ पड़ा। उसके मारने की वजह से अक्ष तुरंत उसके होंठों को बाइट कर लिया, जिससे राधिका की एकदम से चीख निकल गई। वही अक्ष अब गुस्से से राधिका को घूर रहा था। वही राधिका कभी अपने हाथ को देखती तो कभी अक्ष के गाल को, जिस पर थप्पड़ के निशान देखे जा सकते थे। वही अक्ष अपने हाथों की मुठिया को बंद करते हुए राधिका के चेहरे को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त डर के मारे पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर अक्ष एकदम से उससे दूर हुआ और उसकी नजरें राधिका की नजरों से जा मिली, जिसमें इस वक्त दर्द, गुस्सा और शर्म के भाव थे। तो वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और एक मुक्का दीवार पर दे मारा। वो चीखते हुए बोला, हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मगर इसमें मेरी भी क्या गलती? मैं जब भी उस लड़की के आसपास होता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं पाता हूँ। 1 मिनट पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं वो लड़की मुझे पर कोई काला जादू तो नहीं कर रही? हाँ, पक्का वो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही होंगी, वरना मैं तो लड़कियों को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो करीब जाना तो बहुत दूर की बात है। वो ये बात भूल चुका था कि राधिका ने उसे थप्पड़ भी मारा है और आगे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जादूगरनी पक्का मुझको अपने कब्जे में ले लेगी। अभी कोई अक्ष की बात सुन लेता तो वो उसे पागल समझ बैठता। वहीं राधिका के कमरे में उसने जल्दी से खुद को टॉवल से कवर किया। उसके बाद जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लिया। उसे अभी भी अपने सीने में हल्का सा दर्द हो रहा था। उसके गाल और नाक हद से ज्यादा लाल हो चुके थे। वो अपने मन में अक्ष को कोसते हुए बोली, ये बदतमीज अमीरजादा तो बहुत बेशर्म है, कैसे मुझे देख रहा था, और तो और उन्होंने मेरी दूसरी किस भी चुरा ली। उसने अपने होठों की तरफ आईने में देखते हुए बोला, उन्होंने मेरे यहाँ भी टच किया। कितने बेशर्म है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, कोई इस तरह से करता है क्या? इतना बोलकर रोने जैसा चेहरा बना लिया। रात का समय, इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, मगर वहां पर अक्ष और राधिका मौजूद नहीं थे। तभी राजश्री जी बोली, रामू, आज राधिका नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? जिस पर रामू बोला, वो बनी मैडम, उसका कल शायद कुछ असाइनमेंट है, वो उसे ही पूरा कर रही हैं, तो मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तभी राजश्री जी बोली, कितनी होनहार बच्ची है, बहुत ही समझदार और प्यारी है। वहीं अपनी बेटी की तारीफ सुनकर रामू को राधिका पर गर्व हो रहा था। सबने डिनर किया और वहां और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर प्रेमम के कमरे में प्रेमम आद्विका की फोटोज देखते हुए बोला, डॉल, कल का दिन तुम हमेशा याद रखोगी। इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद वो उन फोटोज को देखते देखते ही सो गया। इधर दूसरी तरफ राधिका और अक्ष को नींद नहीं आ रही थी। दोनों जैसे ही आंखें बंद करते उनके सामने वही सीन चलने लगता, जिससे दोनों रात भर करवटें बदलते ही रह गए। अगली सुबह रायजादा मेंशन में डाइनिंग टेबल पर राधिका के अलावा सभी लोग मौजूद थे। राधिका को अक्ष के सामने आने में अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अक्ष को इग्नोर करने का डिसाइड किया। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। अक्ष अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर जाने को हुआ।
उसकी नजर रामू और राधिका पर पड़ी तो उसने गानी का शीशा नीचे किया और रामू काका को आवाज लगाते हुए बोला, काका क्या हुआ? तभी रामू काका बोले, बेटा वो राधिका को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मगर आज ड्राइवर नहीं है और कैब भी नहीं मिल रही, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। जिस पर अक्ष ने एक नजर राधिका को देखा जो उसे नहीं देख रही थी। फिर रामू काका से बोला, मैं वहीं को जा रहा हूँ, आप कहीं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। रामू काका बोले, हाँ बेटा छोड़ दो वरना उसकी क्लास मिस हो जाएगी। तभी राधिका बोली, पापा नहीं मैं कैब से चली जाऊंगी। तभी रामू काका बोले, बेटा अभी कैब आने में देर हो जाएगी, तुम अक्ष बाबा के साथ चली जाओ। राधिका जाना नहीं चाहती थी मगर उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अक्ष की कार में पैसेंजर सीट में जाकर बैठ गई। तभी अक्ष ने गानी आगे बढ़ा दी। वो राधिका को थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था मगर राधिका बाहर की तरफ देखने लगी। अक्ष मन में बोला, हूँ चुप तो ऐसे हैं जैसे बोलने में टेक्स लगता हो। तभी थोड़ी देर में अक्ष की कार राधिका के कॉलेज में रुकी तो राधिका बिना कुछ बोले कार से उतरी और अंदर की तरफ चली गई। तभी उसकी नजर कुछ लड़कों में पड़ी जो राधिका को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे मगर राधिका तब तक जा चुकी थी। वहीं उन लड़कों को देखकर अक्ष की हाथों की मुट्ठियां कस गई मगर वो बिना कुछ बोले फास्ट ड्राइविंग करते हुए वहां से अपने स्टूडियो की तरफ चला गया। वो कार से उतरा और स्टूडियो के अंदर चला गया। सबने उसे ग्रीट किया मगर वो गुस्से से बिना बोले सीधा प्रैक्टिस रूम में चला गया। वो गिटार लेकर प्रैक्टिस करने लगा मगर उसकी आंखों के सामने बार बार उन लड़कों को अपनी गंदी नजरों से देखना याद आ रहा था जिससे उसे गुस्सा आने लगा। इधर दूसरी तरफ रायचंद मैंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमीका रेडी होकर लिविंग हॉल में आई। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना था, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और पैरों में हाई हिल्स पहन रखी थी। बालों की पोनीटेल बना रखी थी और कानों में राउंड शेप के इयरिंग पहने थे। इस लुक में वो काफी खूबसूरत और शांत लग रही थी। ब्लैक कपड़ों में उसकी स्किन किसी हीरे की तरह चमक रही थी। रायचंद फैमिली की नजरें जैसे ही अमीका पर पड़ी तो सब एक पल के लिए उसकी तरफ देखते ही रह गए। वीर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। अभी उसके दिल में धीरे धीरे अमीका के लिए बहन का प्यार जागने लगा था और वो उसे अच्छी लगने लगी थी। जहां बचपन में अमीका का नाम सुनकर ही वीर को उससे चीड़ मचती थी तो वहीं अभी उसी बहन के पास होने से उसे अच्छा लगता था। चैप्टर 63। इधर दूसरी तरफ रायचंद मैंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमीका रेडी होकर लिविंग हॉल में आई। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना था, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और पैरों में हाई हिल्स पहन रखी थी। बालों की पोनीटेल बना रखी थी और कानों में राउंड शेप के इयरिंग पहने थे। इस लुक में वो काफी खूबसूरत और शांत लग रही थी। ब्लैक कपड़ों में उसकी स्किन किसी हीरे की तरह चमक रही थी। रायचंद फैमिली की नजरें जैसे ही अमीका पर पड़ी तो सब एक पल के लिए उसकी तरफ देखते ही रह गए। वीर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। अभी उसके दिल में धीरे धीरे अमीका के लिए बहन का प्यार जागने लगा था और वो उसे अच्छी लगने लगी थी। जहां बचपन में अमीका का नाम सुनकर ही वीर को उससे चीड़ मचती थी तो वहीं अभी उसी बहन के पास होने से उसे अच्छा लगता था। अमीका नीचे आई। तभी दादी ने उसकी तरफ देखकर अपनी प्यार भरी आवाज में कहा, अमीका बेटा अच्छा हुआ तुम आज जल्दी आ गई वरना फिर से बिना ब्रेकफास्ट किए चली जाती। आओ हम सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है चली जाना। ये सुनकर अमीका ने अपनी वॉच में टाइम था, उसे ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसकी रायजादा इंडस्ट्रीज के साथ सुबह 7 बजे मीटिंग थी और अभी सिर्फ आधा घंटा बचा था। अमीका को लेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपना काम बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ करती थी। अमीका ने दादी की तरफ देखा और मना करते हुए बोली, नहीं दादी मैं आपके साथ फिर कभी खाऊंगी। अभी सच में मुझे बहुत लेट हो रहा है।
आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी। रूपाली जो चेयर पर बैठी अपनी जलन भरी नजरों से अमीका को देख रही थी। उसकी बात सुनकर उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली, लेकिन फिर वो अपनी जलन भरी आवाज में बोली, दीदी आप ऐसा भी क्या काम करती है जो आपको इतना लेट हो रहा है? आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप ही उस कंपनी की ऑनर हो। मेरी शादी होने के बाद मैं आपको रायजादा इंडस्ट्रीज में काम दिलवा दूंगी। आपको ज्यादा भी नहीं तो वॉचमैन की जॉब मिल ही जाएंगी, फिर आपको इतना लोड नहीं लेना पड़ेगा। वैसे आप अभी भी वॉचमैन की ही जॉब करती है क्या? क्योंकि इतनी जल्दी तो सिर्फ वही कंपनी में जाता है। मुंबई की ऑलमोस्ट कंपनीज में एम्प्लॉय की टाइमिंग ऑलमोस्ट 8 और 9 के समथिंग है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर है। एआर इंडस्ट्रीज जो कि मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में टॉप 1 बिजनेस वुमेन की कंपनी है। उसकी ऑनर इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि वो किसी ऐरे गेरे को तो जॉब ही नहीं देती है, फिर आपका तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप इतनी जल्दी कहाँ और किस कंपनी में जा रही है? वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है इसलिए पूछ रही हूँ। रूपाली की बात खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। कसक मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी तो वही राजवीर और वीर का चेहरा गंभीर हो गया था। लेकिन अमीका अब भी शांत थी। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी हाई हील्स की ठक ठक के साथ धीरे धीरे रूपाली के पास चली आई। पास आकर उसने झुककर रूपाली की कुर्सी के हैंडल पर हाथ रखा और तिरछी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखकर बोली, वॉचमैन? रूपाली, तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत मेहनत करती हो और सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे वाकई तरस आता है तुम पर। तुमने सही कहा। मुंबई की ज्यादातर कंपनियों में वर्किंग टाइम 8 या 9 बजे का होता है, लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टाइमिंग पूरी कंपनी फॉलो करती है। ये बोलते हुए उसकी स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वही बाकी सब सवालिया नजरों से अमीका को देखने लगे थे। उन्हें अमीका की बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि अमीका किस कंपनी में काम करती है। राजवीर को अमीका पर प्राउड फील हो रहा था कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद भी जॉब करती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास दादू और उसके नानू की दी हुई 2 कंपनियां हैं, फिर वो उनमें काम क्यों नहीं करती है। कुछ दिनों पहले उन्होंने उन दोनों कंपनियों के बारे में सुना था कि वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है। शायद इसलिए ही अमीका उन कंपनियों में काम नहीं करती है। राजवीर ने मन ही मन सोचते हुए खुद में कहा। अमीका को देखकर राजवीर की आंखों के सामने एक पल के लिए अविका जी का चेहरा घूमने लगा था। वो भी बिल्कुल अमीका के जैसी थी, लेकिन वो जितनी शांत थी अमीका उतनी ही तूफान। उनके अंदर चांदनी जैसी शीतलता थी तो अमीका में समुद्र सी गहराई और ज्वालामुखी सी आग जो किसी को भी राख कर देने की हिम्मत रखती थी। अमीका के इतने करीब होने से रूपाली को उससे थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वो पूरी तरह पीछे चेयर से चिपक कर बैठ गई। यू नो वॉट रूही, तुम्हारे जैसी छोटी सोच रखने वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है वही दुनिया है, लेकिन दुनिया मेरी जान तुम्हारे दायरे से कहीं बनी होती है। फकिंग ह्यूज। आद्विका ने रूपाली को सर्द नजरों से देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर रूपाली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी आद्विका आगे बोली, तुम्हें लगता है मैं किसी कंपनी में वॉचमैन की जॉब करती हूँ? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम उस वॉचमैन जितना भी सोच नहीं पाती। कम से कम वो किसी की मेहनत का मजाक तो नहीं उड़ाता। और रही बात जॉब की, तो मेरी जो जॉब है ना, उसमें तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ गेट पास लेकर अंदर आ सकते हैं, वो भी अगर सिक्योरिटी परमिशन दे तो। रूपाली का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 64। रूपाली का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। अमीका हंसते हुए आगे बोली, और सुनो,
अगली बार जब किसी की मॉर्निंग रूटीन पर सवाल उठाओ ना, तो कम से कम इतना बैकग्राउंड चेक कर लिया करो कि सामने वाला सिर्फ वक्त पर नहीं, बल्कि वक्त से पहले पहुंचने वाला इंसान है। I don't waste my time proving anything to people like you, but don't fucking dare to insult my discipline. तुम्हारी जैसी घटिया लड़की सिर्फ दूसरों का मजाक बना सकती है क्योंकि उन्हें खुद से कुछ करना होता नहीं है। तुम रायजादा फैमिली के पैसों पर इतना एटीट्यूड दिखा जबकि तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कोई स्किल्स नहीं है। अगर अभी तुम किसी कंपनी में जॉब करने जाओ ना तो आई एम श्योर वो तुम्हें वॉचमैन की जॉब भी ना दे, लेकिन हाँ एक जॉब दे सकते हैं, टॉयलेट साफ करने की, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। उसकी बात सुनकर रूपाली का चेहरा शर्म से भर गया। अमीका सही ही कह रही थी। रूपाली के अंदर कोई टैलेंट नहीं था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी, टॉप 1 मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मेहनत उससे एक असिस्टेंट बनने की भी नहीं होती थी। मॉडल बनना तो बहुत दूर की बात थी। राजवीर और वीर को भी अमीका की बातें बिल्कुल सही लगी क्योंकि रूपाली निकाम है, ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। अमीका ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर दादाजी दादी जी की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी दादू एंड दादी माँ, बट मुझे सच में लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ये बोलकर वो बाकी सबको इग्नोर करके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वीर ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, अमीका अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर अमीका के कदम रुक गए। वो बिना पीछे पलटे डेविल स्माइल के साथ बोली, नो थैंक्स, आई डोंट नीड योर हेल्प। मेरी हेल्प करने से अच्छा अपनी कंपनी पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौड़ियों के भाव में बिक जाए। वैसे भी आजकल न्यूज़ में रायचंद कंपनी काफ़ी फेमस हो रही है। आप लोगों की काम करने की जो स्पीड और टैलेंट है उसे देखकर लग रहा है कि आप अब बहुत जल्द सड़क पर पतीला लेकर भीख मांगोगे। वैसे मुझे उस खूबसूरत नज़ारे का बेसब्री से इंतज़ार है। बोलकर वो वहां से निकल गई। वही बाकी सब बस उसे जाते देखते रह गए। अमीका की बातें सुनकर पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। वीर का चेहरा उदास हो गया तो वही कसक का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। रायचंद इंडस्ट्रीज की बर्बादी की बात सुनकर ही उसका दिल डर की वजह से 100 की स्पीड में दौड़ने लगा था। इधर दूसरी तरफ आधे घंटे बाद एआर इंडस्ट्रीज की 50th फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम से शांति छाई हुई थी। एक बड़ी सी राउंड शेप टेबल के चारों ओर बैठे लोग स्क्रीन की ओर देख रहे थे, जहां कंपनी का नया प्रोजेक्ट न्यूटेक अर्बन एक्सपांशन मॉडल प्रेजेंट हो रहा था। कॉन्फ्रेंस टेबल के जस्ट अमीका के सामने वाली चेयर पर प्रेमम बैठा एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। पूरे रूम में एकदम अंधेरा था और उसमें सिर्फ अमीका की आवाज गूंज रही थी। प्रोजेक्टर की हल्की लाइट में अमीका का चेहरा चांद की फैली हुई रोशनी की तरह लग रहा था। प्रेमम के साथ उसका असिस्टेंट रोनित भी मौजूद था, जो हर पॉइंट पर सिर हिलाकर सब कुछ नोट कर रहा था। मगर प्रेमम का ध्यान तो सिर्फ अमीका पर था। वो बेशर्मी से बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था, जैसे आंखों से ही उसे छू लेना चाहता हो। अमीका ने अपनी स्लाइड बदलते हुए ठंडी आवाज में कहा, As you can see, the current layout is not just environment friendly but also provides scope for scalable urban infrastructure. फेज 1 की लैंड स्कीमिंग ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। ये कहते हुए उसकी आवाज में प्रोफेशनलिज्म था। तभी प्रेमम धीमे से बोला, एक्सक्यूज मी मिस, या कहूँ मिस अद्विका रायचंद, आप तो पहले से ही इतनी तेज थीं, अब तो बेजोड़ हो गई हैं। Honestly, seeing you like this, I'm impressed and distracted. रूम में बैठे लोगों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। अमीका ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर गहरी सांस ली। उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मिस्टर रायजादा, डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर आपको मीटिंग के लिए फोकस चाहिए तो कॉफी ले लीजिए या फिर बाहर जा सकते हैं। दिस रूम डिमांड्स प्रोफेशनलिज्म, नॉट पेटी फ्लर्टेशन। ये कहते हुए वो प्रेमम को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी।
प्रेमम की एग्जेमेंट बात सुनने के बाद अमीका उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेमम सच में रूपाली से एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ देर बाद अमीका ने सबकी तरफ देखा और प्रोफेशनली कहा, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। ये सुनकर सबने अपना सर हिला दिया। अमीका ने टेबल पर रखी पानी की बोतल को उठाया और उसका ढक्कन खोलते हुए बोली, नाउ यू ऑल कैन गो। ये सुनकर प्रेमम के अलावा बाकी सब एक एक करके रूम से बाहर निकल गए, लेकिन प्रेमम अभी भी वहीं बैठा हुआ था। अमीका ने घूरकर प्रेमम को देखा और गुस्से से बोली, आपको अलग से कहना पड़ेगा क्या? लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही फ्री। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रेमम उठा और अमीका के पास आकर उसकी कमर में हाथ डाल एकदम से उसे लिफ्ट कर टेबल पर बैठा दिया। अमीका ने अपने दोनों हाथ प्रेमम के कंधे पर रखकर उसे पकड़ लिया। उसने हैरानी से प्रेमम को देखा और अपने दांत पिसते हुए बोली, व्हाट द हेल इज दिस? ये आप क्या कर रहे हो? उसने इतना ही कहा था तभी प्रेमम ने एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरा और उसका चेहरा अपने करीब कर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। उम्मा! अमीका के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली और वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए प्रेमम को देखने लगी, जो बेताबी से उसके होंठों को चूम रहा था। चैप्टर 65। प्रेमम ने अमीका के दोनों पैरों को अपनी कमर पर रेप किया और उसे टेबल पर लेटा कर खुद पूरा उस पर झुक गया। उसका एक हाथ अमीका की कमर से होते हुए उसके सीने की तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा, जिससे अमीका की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया। वो उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन प्रेमम उसमें इतना ज्यादा खो गया था कि उसे अपनी हरकतों के बारे में पता ही नहीं चला। वो उसकी चेस्ट को काफी जोर से प्रेस करने लगा, जिससे आद्विका को अपने सीने में तेज दर्द हुआ। उसे प्रेमम पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसके प्रेमम को खुद को दूर धक्का दे दिया और उसके गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे प्रेमम होश में आया और वो गुस्से से आद्विका को घूरने लगा। आद्विका ने आज तीसरी बार उस पर हाथ उठाया था। आद्विका बुरी तरीके से उसे घूर रही थी। तभी प्रेमम ने एक बार और उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। उसके हाथ उसके कमर को सहला रहा था, जिससे थोड़ी देर के लिए आद्विका भी बहक गई। उसके हाथ प्रेमम के बालों में चलने लगे, मगर अचानक प्रेमम ने एक्साइटेड होकर आद्विका के लिप्स में बाइट की, जिससे आद्विका अपने सेंस में आई और प्रेमम को धक्का दे दिया। प्रेमम अपने होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, वैसे डॉल तुम्हारे होठों को देखकर मेरा मन करता है। मैं बस दिन भर इनका रस पिया करूं। ये कितने स्वीट हैं। उसकी ये सब बेशर्मी भरी बातें सुनकर आद्विका के कान और गाल लाल हो गए, मगर अचानक वो गुस्से से प्रेमम को घूरने लगी। आद्विका प्रेमम को घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? आप ऐसा करो, अपनी फियांसे को किस करो। किस ही क्या, वो तो आपके बिस्तर में आने के लिए भी खुशी खुशी मान जाएगी। जिस पर प्रेमम ने झटके से आद्विका का हाथ पकड़ा और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर तक इनहेल करते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसके साथ बिस्तर में वो सब करूं? उसका ये सवाल सुनकर आद्विका का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो गुस्से से प्रेमम को घूरने लगी, जिसे देखकर प्रेमम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, मतलब डॉल को जलन हो रही है। ये सुनकर आद्विका ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और झटके से उसके गोद से उठ खड़ी हुई। फिर एटीट्यूड से बोल, मैं आद्विका रायचंद हूँ और उस 2 कौड़ी की घटिया लंकी की इतनी भी औकात नहीं है कि मैं उससे जलूं। जिस पर प्रेमम उसे देखते हुए बोला, ओके तब ठीक है, मैं कल ही उसके साथ वो सब करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जिस पर आद्विका के हाथों की मुट्ठियां कस गई, मगर अपनी जलन और अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, फाइन, अगर आप इतना ही बेताब है उस लंकी के करीब जाने के लिए तो चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगी, मगर तभी प्रेमम की बातों ने उसके कदम रोक दिए और उसकी आंखें भी हैरानी से बनी हो गई।
वहीं उसका हैरान चेहरा देखकर प्रेमम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस आद्विका, अविका रायचंद मुझे पता है। रूपाली नहीं, तुम अविका आंटी की बेटी हो तो उस हिसाब से तो तुम मेरी फियांसे हुई ना, और वुड बी वाइफ भी। प्रेमम के मुंह से खुद के लिए वाइफ सुनकर आद्विका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे काफी अच्छा लगा जब प्रेमम ने उसे खुद की होने वाली वाइफ बोला, मगर तभी उसे अपनी पिछले जन्म की याद आ गई, जिससे उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, बंद कीजिए अपनी बकवास, मैं आपकी होने वाली वाइफ नहीं हूँ। हाँ, मैं ही अविका रायचंद की असली बेटी हूँ, मगर फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। सुना ना आपने, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट ही है। जिसे सुनकर इस बार प्रेमम का चेहरा काला पड़ गया। उसने आद्विका को झटके से अपनी तरफ खींचा और उसे वॉल से लगा दिया। फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, डॉल, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, वरना मैं जो करूंगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ एंगेजमेंट करोगी। जिस पर आद्विका गुस्से में बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी प्रेमम हंसते हुए बोला, डॉल तुम कितनी मासूम हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम मना करोगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मुझसे सगाई नहीं की तो मैं अपनी फैमिली में सबको बता दूंगा कि तुम ही अविका आंटी की बेटी हो। मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। जिस पर आद्विका उसे हैरानी से देखने लगी। मगर तभी आद्विका गुस्से से बोली, आप मेरे साथ जबरदस्ती या मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जिस पर प्रेमम मुस्कुराते हुए बोला, डॉल मैं करना तो नहीं चाहता, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ेगा। बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। आद्विका ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोली, ठीक है, मैं सगाई करूंगी, मगर आपको वादा करना होगा आप अपनी फैमिली से कुछ नहीं बोलेंगे। प्रेमम ने एक नज़र आद्विका को देखा और मन में बोला, सॉरी बेबी, ये होना तो पॉसिबल नहीं है। फिर आद्विका से बोला, ठीक है, अपना हाथ दो। आद्विका उसे कंफ्यूजन से देखने लगी, मगर फिर भी उसको अपना हाथ दे दिया। प्रेमम ने अपने जेब से रिंग निकाली और उसे आद्विका के रिंग फिंगर में पहना दी और उसके हाथ में किस करते हुए बोला, ये रिंग हमेशा तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, वरना मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। आद्विका को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपना सिर हिला दिया। प्रेमम वहां से चला गया। प्रेमम के जाने के बाद आद्विका भी वहां से निकल गई। 2 दिन पलक झपकते ही निकल गए और सगाई का दिन भी आ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।